नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यह एक सीरियस सवाल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही है और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब है कि देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन नहीं, सिर्फ इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं कि देश एक डेमोक्रेटिक देश है। इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है कि जिसको वो वोट डालना चाहे डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का जीतने का एक फेयर चांस है। लेकिन जरा सोच के देखो कि क्या हो अगर जनता से उनके अधिकार ही छीन लिए जाए। हाल ही में जब किसान दोबारा से सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने उनका नुकीले किलों से स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई रास्तों को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट चलाई गई, उन पर टीयर गैस फेंकी गई ड्रोन का इस्तेमाल करके, मानो जैसे ये कोई वॉर जोन हो। खबरों के अनुसार 3 किसान अंधे हो गए पुलिस द्वारा चलाई गई रबर बुलेट से। इससे पहले रेसलर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर भी वही बर्ताव देखा गया पुलिस का। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही देखने मिला। कितने ही किसानों की जानें चली गई उस प्रोटेस्ट के दौरान। 2021 के इस आर्टिकल के अनुसार 600 किसान मारे गए थे उस फार्मर प्रोटेस्ट में। और बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं। और वो सारे इंसिडेंट जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। अब ये आखिरी चुनाव है। अगर इस बार भी मोदी फिर से आए तो इस देश में ना कभी चुनाव होंगे और ना ही इस देश में लोकतंत्र बचेगा। भारत में तानाशाही शुरू हो जाएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता है, जिसका आप लोग और हम लोग खा रहे हैं, उसके साथ में इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। 10 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का रहा, ये अन्याय काल है। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता, तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर इलेक्शन हुई। इन इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर एक बात तो क्लियर थी कि ये इलेक्शन ए अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब एक्चुअल में इलेक्शंस हुई तो वहाँ के प्रीसाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये साफ साफ सीसीटीवी में पकड़ा गया है। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। इन्होंने 8 कांग्रेस और एएपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और ये जो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड यहाँ पर हुआ, इसे सीसीटीवी में भी कैप्चर किया गया। और ये खुद भी कैमरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो चोर चोरी करते वक्त पकड़ा गया हो। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले शायद ही देश में कभी हुआ हो। फ्री और फेयर इलेक्शंस हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने की नींव रखता है, और उसी प्रोसेस पे अनिल मसीह जैसे लोग जानबूझकर मुद कर चले जाते हैं। कैमरा पे डेमोक्रेसी का कत्ले आम हो रहा है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मोदी जी ने कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अरे भाई, भगवान जो ठहरे उनके। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने भी खुद कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और इतना बायस इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को हो। और चंडीगढ़ इलेक्शन में भी यही देखने मिला कि बीजेपी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और पकड़े जाने के बाद भी आखिरी दम तक झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर सकती है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। सीबीआई इनकम टैक्स প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে,
তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে এটিকে সাথে নিয়ে। अब देखो, ऑपोजिशन पार्टी किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, जो भी हो, सबके मुंह से आपने एक बात तो सुनी होगी कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है जो सारे भ्रष्ट नेताओं के दाग धो देती है। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। साल 2013 पूरा इंडिया शारदा स्कैम की बात कर रहा था। वो स्कैम जिसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों को इन्वेस्टेड अमाउंट पर हाई रिटर्न्स देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उनके सारे पैसे डूब गए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोलकाता की सड़कों पे उतर के निवेशक जो हैं, जिन्होंने इस समूह में पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी वजह से 200 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस पूरे स्कैम के पीछे थे हेमंत बिस्वा शर्मा। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था नवंबर 2014 में, लेकिन 2015 में जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब से उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में जब अमित शाह से एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं, तो अमित शाह ने सीधे सीधे बात को अवॉइड कर दिया। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। वैसे इन पॉलिटिशियंस की लिस्ट बड़ी लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुसे हुए हैं। महाराष्ट्र में हमेशा से स्टेट पार्टी जैसे शिवसेना और एनसीपी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी रही है, लेकिन आज आप देखोगे कि दोनों ही पार्टी के टॉप लीडर्स ने अपनी अपनी पार्टीज को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जैसे एनसीपी के अजित पवार, एनसीपी में शरद पवार के बाद नंबर 2 पोजीशन होल्ड करने वाले अजित पवार ही थे, और ईडी इन्हें एक नहीं बल्कि कई घोटालों के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें इनके ऊपर सबसे बड़े 2 एलिगेशन थे, 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड में। Story this morning, trouble mounts for Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar in the cooperative bank scam. और अगेन सेम हमें वही चीज देखने मिली। ईडी ने अजित पवार को 25 साल पुराने केस से 6 महीनों में ही बरी कर दिया, और सेम वही जैसे ही सभी लीडर्स ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन वही रुक गई, सारे के सारे स्कैम भुला दिए गए। हमारे पार्लियामेंट में 40% ऐसे नेता चुनकर आते हैं जिन पर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज होती है, फिर भी ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा क्यों है कि ईमानदार लोग चुनकर नहीं आ पाते बल्कि क्रिमिनल्स जीत जाते हैं? आज एक आम इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है सिर्फ इसीलिए ताकि उसका परिवार खुशी से जी सके। वो अपना वोट किसी भी नेता को सिर्फ इसीलिए देता है ताकि उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि मैं जिसे अपना वोट दे रहा हूँ वो आने वाले कल को इस देश में विकास लाएगा, ना कि इस देश को बेचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 10 साल में कम से कम 12.5 करोड़ नौकरियां छीन ली। अकेले नोटबंदी में 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार बिना सोचे समझे लगाए लॉकडाउन में 12.20 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। ईडीए के मुताबिक साल 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन बाद में 2020-21 में इनकी संख्या 46% कम होकर 2.70 करोड़ रह गई। तो आप ही बताओ किसके अच्छे दिन आए? अगर आपको सही में देश की चिंता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इन चीजों को देखकर। 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं दिखाई गई। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। एनडीटीवी जो एक आखिरी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने में, लेकिन उसे भी अब खरीद लिया गया। एक और आवाज दबा दी गई। यहाँ तक कि ट्विटर से भी अब हमारी आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही है। अगर असली खबरें आप तक पहुँचे ही ना, तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि वोट देना किसे है? क्या आप जानते थे 240 दिन से ज्यादा चले कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट के बारे में, या सरकारी एम्प्लॉइज जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, या हिसार में 400 दिन लंबा चला प्रोटेस्ट दूरदर्शन केंद्र क्लोजिंग के खिलाफ, या पिछले साल हुआ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रोटेस्ट? इनमें से शायद ही आपने कोई न्यूज देखी होगी। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी। उन रिपोर्ट्स में हमें करप्शन देखने मिला। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड करे गए 3400 पेशेंट की ट्रीटमेंट पर, जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया था। और जब सीएजी की तरफ से रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर करा दिया सरकार ने। क्या आपने यह खबर टीवी चैनल्स पर सुनी
नहीं सुनी होगी, कैसे पहुंचेगी आप तक? चलो अब वही सवाल, क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का काम किसका? कुछ लोगों से जवाब आएगा कि यह काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन नहीं, सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये काम ऑपोजिशन का भी है, मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है और जनता का भी है, क्योंकि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। हमारे संविधान के प्रियम्बल पर 4 शब्द बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। ये 4 शब्द डेमोक्रेसी के कॉर्नरस्टोन है। इसीलिए ऐसा सोचना बंद कर दो कि अगर एक बारी हमने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर लिया और वो पावर में आ गए तो वो जो चाहे वो रूल बना सकते हैं। नहीं, मेजोरिटी वोट का मतलब यह नहीं कि आप किसी के नेचुरल राइट्स छीन सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और कोई भी रूल्स बना सकते हो। यही रीजन है कि हम कह सकते हैं सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। महंगाई, बेरोजगारी, ये इस देश की असली समस्या है। इन इश्यूज पर सरकार ने बात करनी चाहिए, ना कि समाज को बांटने का, जात, धर्म, बिरादरी, भाषा के नाम पे। बातें होनी चाहिए बिजली की, पानी की, शिक्षा की, हेल्थ की, महंगाई की, बेरोजगार की। इन इश्यूज पर बात करनी चाहिए सरकार ने। और अगर सरकार ना करे तो जनता ने सरकार से सवाल करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि जिसके पास पावर है वो कभी अपने पावर का सही इस्तेमाल ही नहीं करना चाहेगा। अब ये सवाल जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में पूछा था, क्या डेमोक्रेसी हमारे देश में खत्म हो चुकी है? आपका जवाब इसको लेकर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर हालत इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा समय बदलने को। जहाँ डेमोक्रेसी नाम में तो होगी, लेकिन असल मायने में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। इसी को लेकर बाबा साहब की एक बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। मैं एक सच की आवाज हूँ, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर इसी जगह आऊंगा, दर्द भरे इन राहों में मैं लोगों का साथ निभाऊंगा, पैरों तले कुचली मजबूरी को मैं बाहों में उठाऊंगा। इस सच्चाई की राह पर कितना दर्द है, लेकिन मैं हर जगह हर मासूम की आवाज बन जाऊंगा। मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा, चुप्पी, चीखे या हारे हुए का दर्द जहां भी मिले उसे खुद में समा ले जाऊंगा। तुम चाहे जितना जुल्म फैलाओ, लेकिन मैं भारत माँ पर एक आँच नहीं आने दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर इसी जगह इसी मिट्टी में आऊंगा, भारत के इस तिरंगे को लाखों बार गर्व से लहराऊंगा। जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे?